दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो पर्टिकुलरली तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भाई G20 का जो हमारा अभी प्रेसिडेंसी थी, हमने दुनिया में एक शानदार ऐसा उदाहरण दिया कि G20 को इस तरीके से भी आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना स्टैंड रखा और ये स्टैंड बिल्कुल एक ऑटोनॉमी वाला था, किसी के प्रेशर में काम नहीं करा। तुमको जो करना है करो, हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। फिर ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अगर पहुंचना पड़े 1500, तो जिस तरीके से हर साल 32 हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 10 साल लग जाएंगे 1500 ऑफिसर इकट्ठे करने में। और कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं लग रही है। 15 तारीख से यानी कि कल से इसके अंदर में इंस्टॉलमेंट भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको आप लोग ले सकते हैं। पर लेकिन वही है, जैसे इंस्टॉलमेंट होगी तो फिर आप लोग का जो डिस्काउंट कूपन था वो भी आप लोग का यूज नहीं होगा और प्राइस भी आप लोग को थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ये इसीलिए था बेसिक प्राइस, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोर्स जो है ये आप लोगों का जो मेंस तक चलने वाला है 2000, जो अगले वाला जो पेपर होगा 26 वाला। दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो पर्टिकुलरली तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अगर हम लोग बात करते हैं तो यूपीएससी आप लोग को डायरेक्ट एक ऑफिसर की पोस्ट देती है। और यहाँ पर एक पोस्ट है जिसको बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट क्यों है? क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि बांग्लादेश ने हमारे जो इन्वॉय है बांग्लादेश के अंदर में उसको यहाँ पर समन किया था कि भाई बॉर्डर पर चीजें सही नहीं चल रही हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में देखने को मिला कि इंडिया ने भी बांग्लादेश के इन्वॉय को समन कर दिया। यानी कि जब दो देश आपस में बातें करते हैं तो भाई उनके प्राइम मिनिस्टर या फिर उनके प्रेसिडेंट आपस में बातें नहीं करते हैं। यहाँ पर जो बातें की जाती है वो इन ऑफिशियल के थ्रू की जाती है, जो यहाँ पर अलग अलग देश के अंदर में एम्बेसीज में रहते हैं। कहते नहीं है उस देश का एम्बेसडर है, तो वो जो एम्बेसडर होता है वो उस देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और वो ऐसा होता है कि उसको भाई साहब कोई टच भी नहीं कर सकता। उसको टच करने का मतलब है बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, मतलब यानी कि उस देश को टच कर दिया। इसीलिए एक एक थोड़ा सा इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताता हूं आगे बढ़ने से पहले, ताकि आप लोग इस चीज को कनेक्ट कर सकें। एक देश है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, नीचे जाएंगे, मालदीव, जो कि काफी कंट्रोवर्सी में भी रहा था। मालदीव के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पर उनको उनके ऊपर में आरोप लगाए गए और उनको गिरफ्तार करने की बात की गई कि भाई साहब उन्होंने कई सारे घपले किए देश के अंदर में करप्शन के मुद्दों को लेकर और कई सारी चीजों को लेकर। वो भागे और भागकर इंडियन एम्बेसी के अंदर में जाकर छुप गए। तो भाई साहब मालदीव की सरकार को रिक्वेस्ट करनी पड़ी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट से कि एम्बेसी के अंदर में वो है उन्हें निकाल दो। इंडियन गवर्नमेंट ने निकालने से साफ साफ मना कर दिया। तो मतलब कहने का यह कि किसी की एम्बेसी में उसकी इजाजत के बगैर आप लोग एंट्री भी नहीं कर सकते, जबकि वो एम्बेसी तुम्हारे देश में होगी, यानी कि किसी और के देश में है और उसके अंदर में एंट्री नहीं कर सकते। तो इतनी पावरफुल जो पोस्ट है बेसिकली यहाँ पर ये जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज की पोस्ट आप लोग को देखने को मिलती है, पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव आप लोग होते हैं। तो ये जो आर्टिकल यहाँ पर ये कह रहा है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी अच्छी कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम लोग को यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना चाहिए हमारे देश की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में। पुराने टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा राजा रजवाड़े हुआ करते थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने संदेशक भेजा करते थे कि भाई जाओ वहां पर बात करके आओ, ये बोलो, ठीक है। अभी ये मूवी भी आई थी, आप लोगों ने जो ये पद्मावत मूवी देखी होगी, उसके अंदर में भी वो अपने नहीं अपने संदेश वाहक भेजता है भाई बात करने के लिए। तो एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बनाने के लिए पुराने टाइम से ये चीजें चली हुई आ रही हैं। तो प्रेजेंट टाइम पर आज की डेट में ये फॉर्म आप लोग को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर में अगर प्रेजेंट टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं ग्लोबल को ध्यान में रखते हुए, वो बातें यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और जो पर्टिकुलर पर्सन है ये लिखने वाले यहाँ पर राजीव जी, ये यहाँ पर एक फॉर्मर डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के। तो ये चीजों को समझते भी हैं कि कौन कौन सी कमियां हैं जिनके ऊपर में हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। सबसे पहले अचीवमेंट्स बात करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने अभी अचीव किया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली। भाई G20 का जो हमारा अभी प्रेसिडेंसी थी, हमने दुनिया में एक शानदार ऐसा उदाहरण दिया कि G20 को इस तरीके से भी आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम लोगों ने G20 को निचोड़ा है बकायदा। हर लेवल पर जो उसके इवेंट होते हैं अलग अलग एरिया में, वो सारे इवेंट हमारे देश में सेलिब्रेट किए गए और अलग अलग सिटीज में सेलिब्रेट किए गए। शायद ही कोई कंट्री है इतने अच्छे से G20 का इस्तेमाल करती है जितने अच्छे तरीके से हमारे देश के द्वारा इस्तेमाल किया गया। तो इसमें सक्सेस मिली हम लोग को, इसमें बहुत बड़ा रोल रहा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का। रसिया और यूक्रेन के प्रेशर में अगर आप लोग देखोगे, भारत पर काफी ज्यादा प्रेशर डाला गया इसकी लड़ाई को लेकर कि भाई रसिया का साथ छोड़ दो यहाँ पर लेकिन जिस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने अपना स्टैंड रखा भाई साहब, उस टाइम पर सब देखकर हैरान रह गए कि एस जयशंकर साहब ने कितने शानदार तरीके से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री मैनेज की।
और इवन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब जैसे ये हमारा देश है, तो यहाँ से हम लोग वेस्ट साइड में जाते हैं तो इसको वेस्टर्न वर्ल्ड बोल देते हैं। नॉर्मली यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं यूरोप के ऊपर में और यहाँ पर अमेरिका के अंदर में, इन देशों के ऊपर में। तो ये जो देश है इन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि रसिया का साथ छोड़ दो। तो भाई साहब पर हम लोगों ने रसिया का साथ नहीं छोड़ा और उस चीज को हम लोगों ने मेंटेन रखा। और ये बोला, इन्होंने बोला कि इससे तेल खरीदना बंद कर दो। हमने कहा कि यार यूरोप खरीदे तो भाई जायज है, मतलब तुम्हारा कुत्ता टोमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, तो ये कैसी बात है भाई, हम खरीदे तो गलत है यहाँ पर। और इवन आप लोग जो काम कर रहे हो ये वही बात है जो जयशंकर साहब ने एक इंटरव्यू में बोली कि भाई आज की डेट में यूरोप की प्रॉब्लम तो लगता है कि उनको दुनिया की प्रॉब्लम है। भाई साहब पर दुनिया की प्रॉब्लम उनको लगता नहीं है कि यूरोप की प्रॉब्लम है। ये स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई, इवन इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे लीडर्स ने यूरोप को टारगेट करते हुए इवन अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लीडर्स ने इस स्टेटमेंट का यूज किया इंटरनेशनल लेवल पर। तो इतनी पावरफुल स्टेटमेंट यहां पर ये देखने को मिली। क्या था इंपॉर्टेंस यहां पर? इंपॉर्टेंस ये था कि आज भी अगर आप लोग देखोगे अफगानिस्तान के अंदर में क्या चल रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, म्यांमार के अंदर में क्या चल रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को छोड़कर भागना पड़ गया बांग्लादेश के अंदर से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर लेकिन यूक्रेन में क्या चल रहा है उससे सबको फर्क पड़ना चाहिए। तो जयशंकर साहब ने यही बात बोली कि भाई तुम्हारा नाखून भी फट जाए तो तुमको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और हमारे शरीर में कैंसर भी हो जाए तो भाई हमको जो है तुम एक तरीके से, वो नहीं कहते कि एक ड्रॉप बूंद की देने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग दवाई की। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इंडिया ने यहाँ पर अपना स्टैंड रखा और ये स्टैंड बिल्कुल एक ऑटोनॉमी वाला था, किसी के प्रेशर में काम नहीं करा, तुमको जो करना है करो, हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। बड़ी अच्छी बात थी। साथ ही साथ में अगर बात करोगे कोविड 19 के टाइम पर जो तरीके से हम लोगों ने चीजों को मैनेज किया वो भी एक काफी शानदार था इंटरनेशनल लेवल पर। कोविड 19 में आप लोग को मेडिसिन डिप्लोमेसी देखने को मिली शानदार तरीके से, यानी कि हम लोगों ने अपने देश की बनाई गई दवाइयां, इवन मोदी जी को उस टाइम पर क्रिटिसाइज भी किया गया काफी लार्ज स्केल पर कि भाई हमारे देश के अंदर में लोग जो हैं वो दवाइयों की वजह से मर रहे हैं और आप है कि भाई साहब बाहर लोगों को दवाइयां भेज रहे हैं। पर लेकिन उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये देखने को मिला कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आज हम लोग आवाज लगाते हैं तो बहुत सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं और उनको ट्रस्ट हो चला है कि यार मुसीबत में ये एक ऐसा देश है जो हमारा साथ देगा। आप लोगों को दो ऐसे इंसिडेंट बताता हूं। एक तो कोविड 19 के टाइम पर हम लोगों ने जिस तरीके से पड़ोसियों को दवाइयां बांटी, इवन दुश्मनों को भी दवाइयां बांटी, ऐसे ऐसे भी इंसिडेंट देखने को मिले। दूसरा इंसिडेंट हमारी इंडियन नेवी के द्वारा जो शानदार परफॉर्मेंस अभी अरेबियन सी में सोमालिया के जो यहाँ पर लुटेरे हैं उनसे बचाने के लिए यहाँ पर काम किया गया, ये भी शानदार देखने को मिला। क्योंकि सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं वो अक्सर यहाँ पर आते जाते जो जहाज थे, जो सामान लेकर जाया करते थे, तेल लेकर जाया करते थे, उनको लूट लिया करते थे। और दुनिया ये सोचती थी भाई अमेरिका आएगा तो बचाएगा। अब ऐसा नहीं है, अब उनको ये भी पता है कि कोई और भी बचा सकता है और वो है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवीज के जो मार्कोस कमांडो हैं उन्होंने जो शानदार तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सेव किया, उसकी वजह से भी हमारी ख्याति और बढ़ती यहाँ पर नजर आई। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी एक डिप्लोमेसी का, वैक्सीन डिप्लोमेसी के साथ में एक शानदार सपोर्ट था। दूसरा G20 के अंदर में हम लोगों ने जो G20 के अंदर में अब यूरोपियन यूनियन की तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को भी एंट्री दिला दी। तो ये थी रजनीकांत वाली एंट्री, कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई साहब G20 में ऐसा कुछ करेगा भारत, और उसको कोई अपोज भी नहीं कर पाया। तो इस तरीके से ग्लोबल साउथ को साथ में लेकर हम लोग चल रहे हैं। ग्लोबल साउथ उन देशों को बोला जाता है जो थोड़े से गरीब देश हैं, यानी कि इसमें से अमेरिका निकाल दो, इसमें से यूरोप निकाल दो, इसमें से अमेरिका निकाल दो, इसमें से ऑस्ट्रेलिया और ये वाला पोर्शन निकाल दो यहाँ पर। तो ये जो पोर्शन बच जाएगा यहाँ पर, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नॉर्मली इस पोर्शन को यहाँ पर ग्लोबल साउथ की कैटेगरी में डाला जाता है। तो भारत ने ग्लोबल साउथ को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रख दिया लाकर कि उन देशों के बारे में कौन बात करेगा जिनके रिसोर्सेज तुम निकाल कर लेकर आते हो और अपने फायदे के लिए इंजॉय करते हो। तो राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये है हमारा सक्सेस जो हम लोगों ने पिछले टाइम में अचीव किया है। पर लेकिन इस सक्सेस के साथ में जो हमारे पास में जो टीम है वो टीम बड़ी कमजोर है। मतलब अब तक उन्होंने बड़ी बड़ी बात बताई, अच्छी अच्छी बात बताई, अब वो बता रहे हैं कि कमियां क्या क्या हैं, उनको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। अब चैलेंजेस के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। सबसे पहले हमारे देश के अंदर में जो हमेशा से एक बड़ी बात बोली जाती है कि भाई इस चीज को हम लोग को सुधारना चाहिए, हम लोग नहीं सुधार पाते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आज की डेट में ओनली 850 इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ऑफिसर हैं, ओनली 850, यानी कि 850। जबकि 193 एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं हमारे। एम्बेसीज वो होती है जो पर्टिकुलर एक देश के अंदर में रहती है,
कि भाई जैसे हमारे देश में किसी की एम्बेसी है दिल्ली के अंदर में, यूएसए की एम्बेसी है, ठीक है, तो ये एक मेन जगह होती है जहां पर सारे के सारे उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं देश के बारे में। ये हो गई एम्बेसी। पर लेकिन अगर बात करें मुंबई के अंदर में छोटे छोटे ऑफिस बना दिए ट्रेड को फोकस करते हुए या किसी चीज और को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्सुलेट बना दिया वहां पर। तो अलग अलग जगह पर एक देश के अंदर में एम्बेसी के साथ में छोटे छोटे ऑफिस भी बनाए जाते हैं। तो हमारे देश में भी कई सारी कंट्री के ऐसे ही देखने को मिलते हैं और हमारे भी ऐसे हैं। इन सबको मैनेज करने के लिए ओनली 850 ऑफिसर हैं हमारे देश के अंदर में। जबकि यूएसए देखो, यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है आप लोग सोचो, और उसके टोटल मिलाकर 14,500 ऑफिसर हैं इन चीजों को मैनेज करने वाले। यूके जो कि एक मुट्ठी भर देश है भाई साहब, उसके 4,600 ऑफिसर हैं जो दुनिया को मैनेज करते हैं ग्लोबल अफेयर को। रसिया भाई उसके 4,500 ऑफिसर हैं जो ग्लोबल अफेयर को मैनेज करते हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हम लोग लेकर चल रहे हैं ये बहुत ही कम है, ये एक मिनिमम लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप लोग बात करोगे तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर इनका एक तरीके से एंगेजमेंट करना चाहिए। जैसे यूपीएससी का जब पेपर होता है तो आप लोगों ने देखा होगा लगभग हर साल 150 से 200 आईएएस ऑफिसर जाते हैं और लगभग 100 से 150 के करीब आप लोगों को आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो सेलेक्ट होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हर साल जो है आप लोग को अगर आईएएस बनना है तो आप लोग को अगर कैटेगरी वाइज भी आप लोग देखोगे तो अपना टारगेट अंडर 50 लेकर चलना, अगर जनरल कैटेगरी में हो तब जाकर आप लोग आईएएस बनोगे। और अगर आईपीएस बनना है जनरल कैटेगरी में हो तो टारगेट लगभग आप लोग ये 100 के अंदर में लेकर आना अपना, तभी आप लोग जाकर यहाँ पर इस कैटेगरी में अपने आप को आईपीएस की पोस्ट पर आप लोग पहुंचा सकते हो। इसी तरीके से इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हर साल 32 से 35 ऑफिसर आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट होने बेसिकली होते हैं। ये आप लोग समझ सकते हैं कि ओनली इतने ही ऑफिसर हम लोग ट्रेन कर पाते हैं एनुअली। तो गिने चुने उंगलियों पर गिन सकते हो आप लोग हर साल जो ये वाले ऑफिसर निकल कर आते हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अगर पहुंचना पड़े 1500, तो जिस तरीके से हर साल 32 हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो 10 साल लग जाएंगे 1500 ऑफिसर इकट्ठे करने में। जबकि कम से कम रिक्वायरमेंट आज की डेट में 1500 की है। अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग अपने इंटरनेशनल अफेयर को मैनेज करना चाहते हैं तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है जिसके ऊपर में आप लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज को यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे नंबर पर क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारी कंट्री है हमारे साथ में जिसके साथ में रिलेशन है, इंडिया के पड़ोसी देश हैं, उनके लिए हम लोगों ने फ्रेगमेंटेड डिवीजन बना रखे हैं। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश हो गया यहाँ पर, इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा बांग्लादेश, इधर म्यांमार, उधर भूटान, इधर ये। तो यहाँ पर इनके लिए बड़े ही फ्रेगमेंटेड डिवीजन बना रखे हैं, अलग अलग हम लोगों ने स्प्लिट हो रखा है उनमें। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला था कि हमारे देश के अंदर में आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है। तो यहाँ पर तीनों को मिलकर काम करना जरूरी है, सबके सब रिसोर्सेज इनके साथ में यूटिलाइज किए जाएं। जैसे कि मान लीजिए आर्मी के पास में भाई साहब हवाई जहाज है, अब नेवी के पास में भी अपना हेलीकॉप्टर है, एयरफोर्स के पास में तो ये है, क्यों ना हम लोग इनके सबके सामान हम लोग इस्तेमाल कर लें। यानी कि मेरे पास में अगर आज की डेट में आप लोग ऐसे समझो कि मेरे पास में बाइक है, ठीक है, आप लोग पड़ोसी हैं मेरे, आप लोगों के पास में गाड़ी है, एक और पड़ोसी है उसके पास में ट्रैक्टर है। तो हम लोग ऐसा तो कर सकते हैं कि आप लोगों को कभी बाइक की जरूरत पड़े आप लोग बाइक ले जाओ, किसी को अगर खेतों में मुझे खेतों में कुछ अपने काम करना है तो मैं इसका ट्रैक्टर मांग के लाऊं, ठीक है। तो इस तरीके से किसी को गाड़ी चाहिए तो भाई गाड़ी मांग कर ले जाओ। तो ये होता है कि ढंग से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। पर लेकिन ऐसा करें कि भाई ना तो तू मुझे गाड़ी दे, ना ये तुझे ट्रैक्टर दे, ना मैं किसी को बाइक दूं, तो सबको अपनी गाड़ी, अपने ट्रैक्टर, अपनी बाइक रखनी पड़ेगी अपने पास में। तो कितना ज्यादा खर्चा होगा इस चीज के ऊपर में। तो इसलिए कहते हैं कि जॉइंट फैमिली जो है वो बहुत अच्छी होती है, मिनिमम रिसोर्सेज में वहां पर मैक्सिमम आउटपुट आता है। जब फैमिली डिवाइड होती है तो भाई सारी चीजें डिवाइड होती हैं और फिर दुनिया भर का खर्चा होता हुआ नजर आता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग जो थे वो यूनाइट फैमिली में ज्यादा फोकस किया करते थे। वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने देश के अंदर में, अलग अलग लेवल पर इसको हम लोग लेकर चल सकते हैं। आज की डेट में एक तो यहां तक बात बोल दी कि दिल्ली के अंदर में जो आज की डेट में ऑफिशियल आप लोगों को देखने को मिलेंगे इन एडुकेट, जो आप लोगों को यहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटी देखने को मिलेगी। मतलब एक आईएएस को तो प्रॉपर यहाँ पर एक तरीके से एक पूरा एक नहीं वो मिल जाता है शानदार तरीके का बंगलो वगैरह रहने के लिए। पर लेकिन एक जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको इतने इंसेंटिव नहीं मिलते हैं जितने आईएएस और आईपीएस को मिलते हैं। हालांकि उनको भी अभी बढ़ा दिए गए हैं, एस जयशंकर साहब की अध्यक्षता में बहुत सारी चीजें डेवलप की गई हैं, पर फिर भी लिमिटेड फाइनेंशियल इंसेंटिव है खासकर उन लोगों के लिए जो दिल्ली में ही पोस्टेड रहते हैं। भाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, दिल्ली में उसका ऑफिस है, वहां पर दुनिया भर के लोगों का सिलेक्शन होता है। आज की डेट में आप लोग सीजीएल के थ्रू भी जाते हैं तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को सबसे बेस्ट पोस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है वहां पर भी।
शांति में अगर लाइफ को एंजॉय करना है, पढ़ाई करनी भी है अपनी आगे भी और चीजों को लेकर चलना है, तो सीजीएल के अंदर भी यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट देखने को यहाँ पर मिलती है। तो उन लोगों को जो इंसेंटिव मिलते हैं खासकर लोअर लेवल पर, खासकर सीजीएल के थ्रू जा रहे हैं या फिर यूपीएससी के थ्रू भी जा रहे हैं जो इंडिया में ही पोस्टेड है, तो भाई साहब उन लोगों को उतने इंसेंटिव नहीं मिलते हैं यहाँ पर। तो इसी के चलते बोला जाता है कि जो फॉरेन में रहते हैं उनको तो पूरी फैसिलिटी दे देते हो, पर लेकिन जो घर पर है उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। इसी के साथ में दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहती है वो रहता है लैंग्वेज बैरियर का। मान लीजिए जैसे मैंने बताया, सिंगापुर में पोस्टेड रहे हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर 2007 से लेकर 2009 तक, चेक रिपब्लिक में 2001 से लेकर 2004 तक, चाइना के अंदर में यहाँ पर 2009 से लेकर 2013 तक, यूएसए के अंदर में 2014 से लेकर 2015 तक। तो ये अलग अलग देश में पोस्ट हुए। तो भाई कहीं चाइनीज सीखनी है तो कहीं इंग्लिश सीखनी है, तो अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पर इंसान को सीखनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर निकल कर आता है लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज को लेकर। तो उसको हम लोग अंडर यूटिलाइज कर पाते हैं प्रॉपर उसको, क्योंकि रोटेशनल पोस्टिंग होती है। जापानीज सीख ली तो भाई ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया, इंसान को फिर वहां पर कोई और लैंग्वेज सीखनी पड़ गई। तो ये अगर हम लोग लेकर चले कि भाई साहब हमारे पास में आज की डेट में स्पेशलिस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं जर्नलिस्टिक है। अब सोच के देखो, एस जयशंकर साहब जो है वो 2009 से लेकर 13 तक ये यहाँ पर पोस्टेड रहे चाइना के अंदर में, चाइनीज काफी अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर अगर एस जयशंकर साहब को अगर चाइना के अंदर ही काफी लंबे समय तक पोस्टेड रखा जाता, एक इंसान को चीजों को अंडरस्टैंड करना, उस एरिया में समझना, ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोग आईएएस बन गए, आप लोग को 6 महीने के लिए पोस्ट कर दिया यहाँ पर, 6 महीने में आप लोगों को एरिया समझने में लग गया, फिर आप लोगों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक इंसान को आप लोग यहाँ पर स्पेशलिस्ट बनाओ, क्योंकि आज की डेट में जैसी समस्या निकल कर आ रही है इंटरनेशनल लेवल पर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर या स्पेस पॉलिसी को लेकर। साइबर सिक्योरिटी, जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हो, आपका मोबाइल जो है वो किसी ने हैक कर लिया, तो यहाँ पर जरूरी है उस चीज को रोकना। यहाँ पर एआई यानी कि जब मशीन जो है यहाँ पर जब इंसानों की तरह काम करने लगे, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, यानी कि मशीन में भी इंसानों वाली बुद्धि आ गई। ठीक है, और स्पेस को लेकर पॉलिसीज आप लोग समझ सकते हो, जैसे हमारे देश के अंदर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है, तो अलग अलग देश इस होड़ में लगा हुआ है कि स्पेस में जाकर यानी कि आसमान में जाकर कैसे हम लोग अपने अपने आज की डेट में एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, खोजबीन कर सकते हैं, ताकि वहां से आगे फिर हम लोग अपने मंगल ग्रह पर, चांद पर या दूसरे ग्रह पर अपने लोगों को भेज सकें, अपने एक्सपेरिमेंट भेज सकें। तो उसके लिए यहाँ पर ये तैयारी की जाती है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इसमें लेकर काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है, तो इसको आप लोग ढंग से डेवलप कर सकते हैं, ये यहाँ पर बात बोली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये चीजें हैं, तो इसको इंप्रूवमेंट कैसे करें। कोई मुझसे पूछे भाई बातें तो बड़ी बड़ी बोल रहा है वीर भाई, सजेशन तो दे दे कि भाई इंप्रूव कैसे करें। उन्हें कहते बता तो दिया कि एग्जाम क्लियर कर लो, आईएएस बन जाओ, पर लेकिन क्लियर कैसे करें ये तो बता दो। तो आइए वो भी बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपनी बेसिक तैयार करो। ठीक है, उसके बाद में फिर अपने पीवाईक्यू सिलेबस देखो, और फिर चल के अपनी चीजों को एंजॉय करो शानदार तरीके से डेडिकेशन के साथ में। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे सेशन लूंगा मैं, भी स्टार्ट होने वाला है आप लोग का जो यूपीएससी का कोर्स, और उस कोर्स के अंदर में मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें लेकर चलनी है। तो मैंने बोला था कि 15 तारीख से स्टार्ट होंगी, और कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं लग रही है। 15 तारीख से यानी कि कल से इसके अंदर में इंस्टॉलमेंट भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसको आप लोग ले सकते हैं। पर लेकिन वही है, जैसे इंस्टॉलमेंट होगी तो फिर आप लोग का जो डिस्काउंट कूपन था वो भी आप लोग का यूज नहीं होगा, और प्राइस भी आप लोग को थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ये इसीलिए था बेसिक प्राइस, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोर्स जो है ये आप लोग का जो मेंस तक चलने वाला है 2000, जो अगले वाला जो पेपर होगा 26 वाला। ठीक है, तो इसलिए लगभग आप लोग के पास में ये जो ड्यूरेशन रहेगा, तो पूरा डेढ़ 2 साल के करीब पूरा का पूरा कोर्स चलेगा। ठीक है, तो मतलब ये समझो कि बेस्ट तरीके से सारी चीजें कवर की जाएंगी, तो एंजॉय कर सकते हैं इसको आप लोग। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, तो समझाएंगे वहां पर सारी चीजें। और वो जो क्लासेस होंगी जो आप लोग की चलेंगी मेंटोरशिप की, वो सारी की सारी फ्री रहेंगी सबके लिए। जो कोर्स होगा, सब्जेक्ट होगा, वही बस वहां पर उसके लिए आप लोग का पेड रहेगा। बाकी जो भी गाइडेंस की रहेंगी वो सारी फ्री रहेंगी। जिसको दिक्कत है कि क्या क्या चीजें प्रॉब्लम होती है, वो वहां पर जाकर जरूर कनेक्ट होइएगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है सजेशन अगर कोई आप लोगों से मांगे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई साहब स्टाफ में रिफॉर्म लेकर आओ, यानी कि इंक्रीज करो ऑफिसर। और इसमें एक बड़ा बेहतरीन सजेशन आप लोगों को यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग सरकार खुद ही कर रही थी, कि लेटरल एंट्री, जैसे आप लोग आईएएस की पोस्ट में लेटरल एंट्री कर रहे थे ना, अभी भाई साहब सेक्रेटरी की रैंक पर लोगों को बैठा रहे थे, तो यहाँ पर भी लेटरल एंट्री आप लोग लेकर ला सकते हो। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चरल तौर पर आप लोग काम कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि आप लोग जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में जो डिवीजन बना रखे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, तो उसके ऊपर में काम कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में अगर कोई घर पर ही पोस्टेड है,
तो भाई घर में काम कर रही है मम्मी, इसका मतलब थोड़ी ना कि वो फ्री में काम कर रही है। भाई उनकी भी ज़िंदगी है, पापा बाहर काम करने गए तो भाई बड़ी अच्छी बात है, पापा कमा के लेके आ रहे हैं। घर पे मम्मी है तो मम्मी की कोई अहमियत नहीं है। भाई साहब मम्मी को एक दिन के लिए मामा के भेज के देखो, उसके बाद में घर मैनेज करना, ठीक है? तो इसलिए बोला है कि जो घर पर ही रहते हैं, अपने देश में रहते हैं, उन ऑफिशियल्स को भी आप लोग डेज़िग्नेटेड जो दिल्ली में असाइन किए गए हैं उनको भी यार हाउसिंग, मेडिकल और एजुकेशनल ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराओ, ताकि वो भी थोड़ा-सा एन्जॉय कर सके चीज़ों को, ठीक है? इसी के साथ में ट्रेनिंग वगैरह को भी आप लोग इनहेंस करो, थोड़ा-सा लैंग्वेज ट्रेनिंग को लेकर बात की जा रही है, और डोमेन स्पेशलिस्ट बनाओ कि भाई ये उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है, साइबर सिक्योरिटी, एआई को लेकर। पर लेकिन आप लोग बोले कि यार क्या आज तक कुछ किया नहीं गया है? तो पॉजिटिव डेवलपमेंट अभी देखने को मिले हैं, तो ये भी आप लोग बोल सकते हो या फिर इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विकसित भारत डेवलपमेंट, भारत डेवलप करना 2047 तक, इसके लिए फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो डॉक्टर जयशंकर साहब जी की अध्यक्षता में फॉरेन पॉलिसी में कई सारे ऐसे एस्पायरेशनल सिस्टम ऐड किए गए, जिसमें विकसित भारत डेवलपमेंट भी ऐड होगा। साथ ही साथ में पॉलिसी प्लानिंग रिसर्च डिवीजन के लिए सेंटर फॉर कॉन्टेम्परेरी चाइनास, जो चाइना को लेकर जो स्टडीज की जा रही है, उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो ये डेवलपमेंट भी हुए हैं, यानी कि जयशंकर साहब ने कई सारे डेवलपमेंट भी किए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से देखो, ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं, ठीक है? जैसे अभी आ गया, तो हो सकता है कि 6, 7, 8 महीने में कोई ऐसा आर्टिकल पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री को लेकर नया लिखने के लिए आए आप लोगों के सामने। पर लेकिन इसका इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोग यूज़ कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। अगर आप लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या-क्या दिक्कत समस्याएँ हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं? तो ये सारे पॉइंट जो हैं, वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेना इसके अंदर में, ठीक है? तो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ढंग से आप लोग चीज़ों को लेकर चलिएगा। तो चीज़ें आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम के अंदर में लगेगा कि हाँ, इंसान जो है वो पढ़ के आया है, चीज़ों को समझ रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है?